तो हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है टॉपर विजन क्लासेस। आप लोग से नम्र निवेदन है कि आप लोग देखते हैं चैनल और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। तभी ना आगे हम लोग मोटिवेट होंगे तो बनाते रहेंगे आप लोग के लिए। आप लोग देखते हैं सिर्फ देख करके छोड़ देते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि हम लोग ऐसे ही मेहनत करते रहें, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या देखेंगे हम लोग कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए अगला साल 2026 के लिए हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, है ना। 2026, ठीक ना। देखिए, भूगोल का है क्लास 10th का। प्राकृतिक संसाधन जो है उसका हम लोग क्या देखेंगे, पूरा अध्याय का क्या देखेंगे। इसमें पूरा अध्याय का सबसे पहले नोट्स देखेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर होता है बुक का, बीटीवीसी बुक का, वो पूरा पूरा हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है नोट्स, ध्यान से देखते जाइए कि पहला है कि भूमि, है ना। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है भाई, संसाधन क्या होता है। सबसे पहले देखिए संसाधन क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि जो चीज भी हमको, है ना, उपहार के स्वरूप मिला है, प्राकृतिक ने जो चीज हमें उपहार के स्वरूप दिया है फ्री में, वो सभी क्या है, संसाधन है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए कि भूमि संसाधन, सबसे पहले भूमि संसाधन देखते हैं कि भूमि संसाधन होता क्या है ना। देखिए, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। कैसा संसाधन है, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है ना। तो उसके बाद देखेंगे कि यह एक मौलिक संसाधन भी है। यह क्या है, मौलिक संसाधन है। मौलिक संसाधन क्या सभी के पास होता है भाई, सभी लोग अपने पास रख सकते हैं इसको, है ना। अब और क्या है कि यह एक सीमित संसाधन है। सीमित संसाधन क्या क्यों बोला गया, क्योंकि मान लीजिए कि भारत का जो क्षेत्रफल है कितना है भाई, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब वर्ग किलोमीटर। इतना ही ना है जी हम लोग के पास क्षेत्रफल, इतना ही भूमि है हम लोग के पास, है ना। तो इसीलिए बोला गया कि यह क्या है, सीमित संसाधन है ना। बहुत प्यार से अच्छे समझते रहेंगे हम लोग वीडियो को, है ना। आगे देखिए कि भारत भूमि संसाधन में संपन्न है। भारत क्या है, भूमि संसाधन में पूरी तरह से क्या है भाई, संपन्न है। हम लोग भूमि संसाधन में पूरी तरह से संपन्न है। लेकिन क्या हुआ कि स्टॉप कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कि भारत भूमि संसाधन में क्या है भाई, संपन्न है। संपन्न है मतलब कहने का अर्थ क्या है कि हम लोग हम लोग का देखिए, हम लोग को कहा जाता था कुछ सोने का चिड़िया। क्यों कहा जाता था, इसी कारण से कहा जाता था कि हम लोग क्या है भाई, भूमि संसाधन में संपन्न है, प्लस हमारा जो भूमि था कैसा था, उपजाऊ था, है ना। अगला देखिए कि भारत में भूमि का भौतिक विस्तार। अब हम लोग क्या देखेंगे, भारत में भूमि का भौतिक विस्तार देखेंगे कि भारत जो है, भारत में जो भूमि है उसका विस्तार कैसे कैसे है। तो पहला क्या है, मैदानी क्षेत्र है हम लोग के क्षेत्र में, है ना। उसके बाद पर्वतीय क्षेत्र भी है, उसके बाद पठारी क्षेत्र भी है ना। तो मैदानी क्षेत्र कितना है कि मान लीजिए कि इतना भारत जो है हमारा भारत, उसमें से 43% क्या है भाई, 43% जो कृषि एवं उद्योगों के विकास के लिए उपयोगी है। ये जो 43% हमारा जो मैदानी क्षेत्र है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र के जो क्षेत्र है वो सब क्या है, मैदानी क्षेत्र है। और वे सभी मैदानी क्षेत्र जो है 43% है, और उसमें क्या होता है, कृषि होता है और उद्योग होता है। उद्योग मतलब लोग व्यापार व्यापार करते हैं, है ना। अगला देखिए पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र। तो सबसे पहले देखिए पर्वतीय और पठारी क्षेत्र क्या होता है ना। तो पर्वतीय और पठारी क्षेत्र में अंतर देख लीजिए। पर्वतों का शिखर छोटा होता है, पर्वत का शिखर क्या होता है, छोटा होता है और बर्फ से ढका होता है। पर्वत का जो होता है ना, पर्वत जैसे हिमालय पर्वत देखे है ना, हिमालय पर्वत कितना है उसका ऊंचाई, 8,848 मीटर, है ना, उसका ऊंचाई है। तो ऊपर जब देखिएगा तो क्या है, बर्फ से ढका हुआ है ना, बर्फ से ढका होता है। वही पठार के ऊपरी भाग मेज के समान होता है। जैसे मेज देखे ना इस तरह से, तो पठार का ऊपरी भाग कैसा होता है, मेज के समान होता है, सपाट होता है ना, और बर्फ से नहीं ढका होता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्या है कि पर्वत में क्या मिलते हैं, पर्वत में जब जाइएगा ना तो वन संपदा मिलता है ना, वन मिलता है, वन संपदा मिलता है। लेकिन अगर आप पठार में जाते हैं तो पठार में क्या होता है, खनिज संसाधन मिलता है। क्या खनिज संसाधन से भरा होता है, ठीक है। फिर निर्माण क्या होता है, पर्वतों का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक प्लेट जब टेक्टोनिक प्लेट जब टकराते हैं तो उससे क्या होता है, पर्वत का निर्माण होता है। लेकिन जब पठार के देखेंगे तो पृथ्वी की परपट्टी में कोई क्षेत्र भूवैज्ञानिक घटना, जैसे कि मान लीजिए ज्वालामुखी विस्फोट हो गया तो उसी कारण थोड़ा सा उठ गया ऊपर, है ना, तो उससे क्या होता है, पठार का निर्माण हो जाता है। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए आगे
कि पर्वतीय क्षेत्र क्या हो गया कि 30% क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है जो 12 मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करती है, जो 12 मासी नदियों के प्रवाह को क्या करती है, सुनिश्चित करती है ना। अगला देखिए, सुनिश्चित करते हुए पर्यटक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां मुहैया कराती है। पर्यटक मतलब कि लोग जो घूमने आते हैं ना जहां पर, उसके लिए बोला जा रहा है कि पर्यटक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां मुहैया कराती है ना। अगला हो गया पठारी क्षेत्र, कितना प्रतिशत है भाई, 27% है ना, जिसमें खनिज, जीवाश्म ईंधन एवं वन संपदा के कोष संचित होते हैं। तो 27% जिसमें खनिज, जीवाश्म ईंधन एवं वन संपदा के कोष क्या होते हैं, संचित होते हैं। कहां पे, पठारी क्षेत्रों में। देख लीजिए, हम बताए थे ना कि यहाँ पे क्या मिलता है, खनिज संसाधन मिलता है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में क्या मिलता है, 12 मासी नदियां होती है ना, 12 मासी नदियां होती है, प्लस क्या होता है, प्रवाह क्षेत्र उसमें और इसमें 12 मासी नदियां होता है, और पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है, वन संपदा निहित होती है ना। चलिए आगे देखिए, ये आप लोग एक काम कीजिएगा, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, आगे देखते हैं हम लोग। चलिए, इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए, चलिए अगला है मृदा निर्माण, है ना। मृदा निर्माण क्या होता है समझिए। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम से हुई है, जिसका अर्थ होता है फर्श। जिसका अर्थ क्या होता है, फर्श या फ्लोर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग फ्लोर, है ना। अगला देखिए, मृदा परितंत्र का महत्वपूर्ण घटक है। परितंत्र, पारितंत्र मतलब क्या होता है, जहां पे हम लोग रहते हैं, है ना, वैसे उसका क्या है, महत्वपूर्ण घटक है। मान लीजिए कि मृदा होबे नहीं करेगा, तो बताइए भाई साहब, हम लोग काउची में उपजाएंगे फसल, है ना। इसलिए मृदा क्या हो गया, इंपोर्टेंट पदार्थ हो गया, है ना। यह एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। कैसा है, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है ना। क्या है भाई नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या, इसको पुनः निर्माण, इसका पुनः निर्माण क्या हो जाता है, होते रहता है ना, इसलिए इसको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि जब आप लोग देखिएगा गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र को देखिएगा, तो वहां पे दो मिट्टी, जिसे हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि बांगर और खादर होता है। क्या होता है, बांगर और खादर मिट्टी, है ना। तो खादर मिट्टी जो होता है उसमें क्या होता है, ये नवीन मिट्टी को कहा जाता है ना, नवीन मिट्टी। ये क्या होता है मिट्टी, ये उपजाऊ होता है ज्यादा, नवीन मिट्टी, है ना। जबकि बांगर मिट्टी किसको बोलता है, पुरानी मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं हम लोग। पुरानी मिट्टी होता है जो क्या होता है, पुरानी मिट्टी जो बांगर मिट्टी होता है ना। तो इस तरह से याद रखिए, खाद डालते हैं हम लोग तो क्या हो जाता है, नया हो जाता है। इस तरह से नवीन मिट्टी, अब बांगर तो है ही भाई पुरानी मिट्टी, है ना। आगे देखिए, मृदा एक जीवन तंत्र के रूप में जाना जाता है। मृदा एक जीवन तंत्र के रूप, मृदा को जीवन तंत्र के रूप में जाना जाता है। अब इसका मृदा का निर्माण कैसे होता है, समझिए बात को, कि मृदा निर्माण एक लंबी अवधि में पूर्ण होने वाली एक जटिल प्रक्रिया है। क्या है भाई, कि मृदा निर्माण एक लंबी अवधि में पूर्ण होने वाली एक जटिल प्रक्रिया है। इसके निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं, समझिए भाई, इसके निर्माण क्या होता है, लाखों वर्ष लग जाते हैं। चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से मृदा निर्माण होता है। क्या होता है भाई, कि चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से मृदा निर्माण होता है। तो इस तरह से मृदा का निर्माण होता है। अगला देखिए, चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग क्या कीजिए, लेते जाइए स्क्रीनशॉट, ज्यादा बेटर होगा ना। हर चीज को आप लोग नोट करते जाएं, स्क्रीनशॉट लेते जाएं। तो देखिए अगला, अगला क्या है कि मृदा निर्माण के कारक, है ना। मृदा निर्माण के कारक क्या है, देखिए समझिए। कारक मतलब समझते हैं कि मृदा निर्माण के कारक फैक्टर क्या क्या है, कैसे मृदा का निर्माण होता है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले है कि ऊंचावच या धराकृति, है ना। मूल सेल या चट्टान होना चाहिए, मूल सेल या चट्टान होना चाहिए, तब ना टूटे फूटेगा। उसके बाद वनस्पति होना चाहिए, उसके बाद खनिज कण होना चाहिए, उसके बाद समय लगता है ना। ये सभी क्या होता है, ये सभी जब मिल जाते हैं, 6 मिल जाते हैं, तब जाकर के क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। और क्या है कि तापमान परिवर्तन, प्रवाहित जल की क्रिया, पवन, हिमनद और अपघटक की अन्य क्रियाएं भी मृदा निर्माण में सहयोग करती है। कौन कौन,
तापमान परिवर्तन, प्रवाहित जल की क्रिया, पवन, हिमनद और अपघटक की अन्य क्रिया भी मृदा निर्माण में सहयोग करती है। अगला पॉइंट है कि मृदा निर्माण जैविक एवं रासायनिक दोनों प्रक्रिया है। मृदा निर्माण जैविक एवं रासायनिक दोनों प्रक्रिया है। और मृदा निर्माण में जैव तथा अजैव दोनों प्रकार के पदार्थ क्या होते हैं, इसमें भाग लेते हैं। जैव जिसमें जीव की क्षमता होती है, जिसमें क्या होता है, जीवन होता है। अजैव जिसमें जीवन नहीं होता है ना। चलिए अगला देखिए, जल्दी जल्दी देखते जाइए। मृदा का प्रकार देखेंगे, इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से सब लोग देखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है ना। और आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए इसका तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग को पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, है ना। क्योंकि भाई देखिए इतना मेहनत लगता है इतना बनाने में, है ना। आप लोग जब बोलिएगा तब इसको प्रदान कीजिएगा। हम तो बोलेंगे कि भाई आप लोग ट्राई कीजिए कि नहीं ले, है ना। इसको आप लोग आराम से अपने कॉपी में लिख लिया कीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। प्लस समझते जाइए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग क्या करते जाइए, आगे शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब भी करते जाइए, है ना। कुछ लगता है भाई सब्सक्राइब करने में, अरे कर दीजिए भाई, है ना। चलिए देखिए, भारत में उच्चावच, भू आकृति, जलवायु एवं वनस्पति में पर्याप्त विविधता के अनुसार 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है। कैसे क्यों पाई जाती है? भारत में उच्चावच, कहीं पे ऊंचा है, कहीं पे पर्वत है, पठार है, तो कहीं पे समतल है, तो उच्चावच हो गया। भू आकृति देख रहे हैं, भू आकृति कैसा है। जलवायु एवं वनस्पति में पर्याप्त विविधता, विविधता मतलब अलग अलग परिवर्तनों के अनुसार 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है ना। पहला है जलोढ़ मृदा, फिर काली मृदा, फिर लाल या पीली मृदा, फिर लैटेराइट मृदा, फिर मरुस्थलीय मृदा, है ना। मृदा इतना नहीं है ना, मृदा और फिर पर्वतीय मृदा, ये मिलाकर के कितना हो गया, 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, हम लोग देखते हैं कि अब देखेंगे हर एक मिट्टी के बारे में, हर एक डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। चलिए देखिए कि जलोढ़ मृदा क्या हो गया, समझिए। पहला है जलोढ़ मृदा, आप लोग सब बढ़िया से देखते जाइए, है ना। चलिए देखिए, अपने कॉपी में भी नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। चलिए देखिए, निर्माण सबसे पहले देखेंगे इसका निर्माण कैसे होता है। देखिए, यह मृदा हिमालय की 3 नदियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए जलोढ़ के निक्षेप से बना है ना। तो आप लोग से क्वेश्चन है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है, और आंध्र प्रदेश में भी, आंध्र प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जाता है, ठीक ना। ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए, यह मृदा हिमालय की 3 नदियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए जलोढ़ के निक्षेप से बना है ना। समझ लीजिए, फिर सभी क्या करते हैं, लेकर के आते हैं और निक्षेप कर देते हैं, उससे क्या होता है, ये जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। यह मिट्टी लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर फैली हुई है ना। और उसके बाद जलोढ़ मिट्टी का गठन जो है बालू, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से होता है ना। ये सभी क्या होता है, उसमें मिले होते हैं, क्योंकि बालू, सिल्ट और मृत्तिका तीनों के विभिन्न अनुपात से होकर के क्या होता है, जलोढ़ का निर्माण होता है। फिर इसका रंग कैसा होता है, धुंधला या लालिमा लिए भूरे रंग का होता है ना। और इसमें आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी को कितना 2 प्रकार से बांटा गया है, वो खादर, एक बांगर, है ना। आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी के प्रकार कितने होते हैं, 2, खादर और बांगर। अगला देखिए, तो खादर क्या होता है, खादर मिट्टी क्या होता है कि इसमें नवीन जलोढ़ भी, इसे नवीन जलोढ़ भी कहते हैं। इसके कण महीन होते हैं, इसके कण कैसे होते हैं, महीन होते हैं, खादर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, खादर कहलाता है। और खादर में बालू एवं मृत्तिका का मिश्रण होता है। क्या होता है, खादर में बालू एवं मृत्तिका का मिश्रण होता है। ये काफी उपजाऊ होते हैं, ये काफी क्या होते हैं, उपजाऊ होते हैं, समझे। हम बताए थे ना आप लोगों को कि इसका निर्माण कुछ से गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के निक्षेप से बनता है। तो क्या होता है कि मान लीजिए कि बहते हुए नदियां ऊपर निक्षेप कर दिया, तो भाई नया मिट्टी बनते जा रहे हैं, तो नया मिट्टी बनते जा रहे हैं तो क्या होता है, उपजाऊ होते जाता है। खादर बांगर क्या हो गया कि भाई वही पुरानी मिट्टी, जिस कारण हम लोग यूरिया डालते रहते हैं, उसको उपजाऊ जबरदस्ती बनाया जाता है ना। ये क्या हो गया, जो खादर मिट्टी हो गया, क्या हो गया, नवीन जलोढ़ मिट्टी होता है। इसमें आप आराम से क्या करते हैं, फसल को उपजाते हैं, है ना। चलिए बांगर, इसे पुरानी मिट्टी कहते हैं। सबसे पहले जान लीजिए, इसमें कंकड़ एवं बजरी की मात्रा अत्यधिक होती है। इसमें कंकड़ और बजरी की मात्रा अत्यधिक होती है।
बांगर कहलाता है। इसे पुरानी मृदा भी कहते हैं, इसे पुरानी मृदा भी कहते हैं। तत्वों की प्रधानता, तत्वों की प्रधानता क्या होता है? पोटास, फास्फोरस, फास्फोरस एवं चूना। किसमें? खादर बांगर में नहीं, ये हम लोग देख रहे हैं किसमें? जलोढ़ मृदा में क्या होता है? पोटास होता है, फास्फोरस होता है एवं चूना होता है ना। तत्वों की प्रधानता, तत्वों की कमी क्या क्या होता है? नाइट्रोजन नहीं होता है और जैव पदार्थ नहीं होता है। तो आप लोग से एक क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन जो है इसमें नहीं होता है, तो नाइट्रोजन की कमी हो जाता है, तो नाइट्रोजन की को पुनः पुनः कैसे इसको प्राप्त किया जाता है मिट्टी में? पुनः प्राप्त कैसे किया जाता है मिट्टी में? आप लोग क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा कि नाइट्रोजन जो है मिट्टी में जब नहीं होता है तो इसको कैसे प्राप्त किया जाता है ना। चलिए, फसल की उत्पादकता, इसमें कौन कौन से फसल उपजाए जाते हैं? तो कौन से? दलहन, गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का इत्यादि, ये सभी क्या है? ये सभी फसल जलोढ़ मिट्टी में उपजाए जाते हैं। अधिक उपजाऊ होने के कारण इस मिट्टी पर गहन कृषि की जाती है ना। एक और क्वेश्चन आप लोग से कि गहन कृषि किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन कि गहन कृषि किसे कहते हैं? ये सब क्या है? आप लोग को कमेंट करना है लिख के कि गहन कृषि किसे कहते हैं, है ना। और नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे अगला वीडियो में, है ना। चलिए देखिए अगला, काली मिट्टी। अगला क्या है? काली मिट्टी, है ना। कि काली मिट्टी किसे कहते हैं समझिए। इस सबसे पहले देखते हैं निर्माण। तो इस मिट्टी का निर्माण मूल शैलों एवं ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के विघटन से होता है। क्या होता है भाई? कि ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के विघटन से हुआ। जैसे कि समझिए क्या होता है ना कि ये ज्वालामुखी फूटता है, तो फूटने के बाद जब उसका लावा बाहर निकलता है, तो बाहर निकलने के बाद क्या होता है? सभी जगह फैल जाता है और जितने भी मिट्टी होते हैं सभी को जला करके काला कर देता है। जब वही जो लावा होता है वो जब ठंडा होता है तो क्या होता है? काली मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है ना। चलिए देखिए, देखते जाइए बढ़िया से। देखिए रंग, इस मिट्टी का काला रंग इसमें गीले एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक के कारण होता है ना। इसका रंग काला क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है? गीले एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक के कारण इसका रंग कैसा होता है? काला होता है ना। यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोग मानी जाती है ना। उपयोग मानी जाती है। क्या? काली मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या होता है? कपास मिट्टी को उपजाया जाता है, इसलिए इसे काली कपासी मृदा भी कहते हैं, है ना। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, आप लोग देखिए बढ़िया से। भारत में यह मृदा 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैली हुई है। यह मिट्टी दक्कन के अलावा प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु में पाई जाती है ना। ये सभी मिट्टी काली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। पूरा डिटेल बता दिए काली मिट्टी के बारे में। अब इससे ज्यादा हमको नहीं लगता है क्वेश्चन कहीं से पूछा जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन इसी में है, काली मिट्टी में है कि इस मिट्टी को रेगुल मिट्टी भी कहते हैं, है ना। इस मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगुल मिट्टी भी कहते हैं। अब विशेषता क्या है कि नमी धारण करने की क्षमता अत्यधिक होती है। किसमें? काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता क्या होता है? अत्यधिक होता है। इसमें तत्वों की प्रधानता कौन कौन तत्व होता है? कैल्शियम होते हैं, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास और चूना होता है इसमें। तत्वों की कमी तो कौन सा तत्व नहीं होता है इसमें? फास्फोरस नहीं होता है ना। गर्म या शुष्क मौसम में इसमें दरारें पड़ जाती है। यह मिट्टी चिपचिपी होती है जिससे हल इसमें चलाना संभव नहीं हो पाता है। अब फसलों की उत्पादकता, इसमें कौन कौन से फसल उपजाया जाता है? कपास, गन्ना, प्याज, गेहूं एवं फलों की उत्पादकता काली मिट्टी में की जाती है। चलिए अगला देखिए, लाल या पीली मृदा, है ना। लाल या पीली मृदा निर्माण कैसे होता है? सबसे पहले देखिए कि इस मृदा का निर्माण प्रायद्वीपीय पठार के, प्रायद्वीपीय मतलब समझ रहे हैं ना कि अपना भारत हो गया, मान लीजिए कि क्या हो गया, ये अपना भारत हो गया, तो ये भारत का जो ऊपरी भाग है उस उत्तरी भाग है, पर्वतीय भाग का लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय, है ना। द्वीपीय क्षेत्र कहते हैं इसको, है ना। इसको प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं, नीचे वाला पार्ट को, ठीक है। आज जानते हैं ना कि कर्क रेखा जो होता है, कर्क रेखा हमारे भारत को बीच बीच से डिवाइड करता है ना। एक क्वेश्चन भी आता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? क्वेश्चन कमेंट कीजिए।
कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो एक ट्रिक है याद करने का, है ना। क्या है ट्रिक? मित्र पर गमछा झाड़, है ना। मित्र पर गमछा झाड़, इससे याद कर लीजिएगा कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो मी से मिजोरम, देखते जाइए, मिजोरम, है ना। त्र से त्रिपुरा, ठीक है। प से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। राज्य से राजस्थान, ठीक है। फिर ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। फिर छ से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। झा से झारखंड, है ना। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या हो गया भाई कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आइए भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है, ठीक है। चलिए अगला देखिए कि लाल रंग इसका क्या होता है ना। लाल या पीली मिट्टी जो होता है, तो निर्माण देखते हैं कि इस मिट्टी का निर्माण प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से में रवेदार, है ना, रवेदार, रवेदार है, रवेदार अग्नेय चट्टानों द्वारा सामान्यतः हुआ है। 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में हुआ है, ठीक है। लाल रंग इसका क्यों होता है? क्योंकि इसमें लौहांश की मात्रा के कारण इसका रंग लाल होता है। इसका पीला मिट्टी, इसको पीली मिट्टी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? सॉरी, जल योजन, नमी के पश्चात, नमी जब इसमें, जब मिट्टी नमी धारण कर लेता है, इसके कारण इसका रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है ना। चलिए, मूल रूप से यह ग्रेनाइट नीस जैसे रवेदार अग्नेय चट्टान के विघटित एवं रूपांतरित से बना है ना। यह मिट्टी में भारत में, यह मिट्टी भारत में कुल भूमि के 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, लाल या पीली मिट्टी। यह मिट्टी तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार एवं मेघालय पठार में पाया जाता है। यह मिट्टी जलोढ़ एवं काली मिट्टी की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। यह मिट्टी क्या होता है? जलोढ़ एवं काली मिट्टी की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। कमी क्या होता है इसमें? जल पदार्थ की कमी होती है। अब फसलों की उत्पादकता, इसमें कौन कौन से फसल उपजाए जाते हैं? तो चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू एवं फलों की, है ना। एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हैं चावल से रिलेटेड कि चावल के जो 3 किस्म हैं, ओसमन, बोड़ो, ये तीनों किस्में कहां पर उपजाए जाते हैं? भारत के कौन से राज्य में, है ना, कहां पर उपजाए जाते हैं? भारत के किस राज्य में तीनों के तीनों प्रकार उपजाया जाता है? ओसमन और बोरो, है ना। कमेंट कीजिए। फिर है लेटेराइट मृदा। तब तक इसको देखिए, कमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं लेटेराइट मृदा का निर्माण। देखते हैं कि इस मिट्टी का निर्माण उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है ना। लेटेराइट मृदा का निर्माण। और लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर, है ना, लेटर शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ईंट होता है। क्या होता है? ईंट होता है ना। चलिए आगे देखिए, लेटेराइट मृदा कि भारत में यह मृदा 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाई जाती है। यह मृदा तीव्र निक्षालन का परिणाम होता है। और कमी क्या होता है? ह्यूमस की कमी होती है। अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थ को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, है ना। एक क्वेश्चन कि ऐसे कौन सा कीड़ा है, कीट बोले, जो भी बोले, है ना, जिसको किसान का मित्र किसे कहा जाता है ना। बताइए आप लोग क्वेश्चन, किसान का मित्र किसे कहा जाता है? चलिए, अक्षय कारण यह मृदा कठोर हो जाती है। अक्षय कारण यह मृदा क्या हो जाती है? कठोर हो जाती है। फिर इसका ये लाल रंग इसका होता है एल्युमिनियम और लौह के ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल होता है, ठीक है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा राजस्थान में पाया जाता है यह मृदा। अब फिर क्या है अगला कि कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु में इस मिट्टी में चाय एवं कहवा का उत्पादन भी किया जाता है ना। कहाँ पे? कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु में इस मिट्टी में चाय एवं कहवा का उत्पादन किया जाता है।
आंध्र प्रदेश एवं केरल में काजू की खेती इस मृदा में उपयुक्त मानी जाती है। कहाँ पे भाई? आंध्र प्रदेश और केरल में, है ना, काजू की खेती इस मृदा में उपयुक्त मानी जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काजू काजू जो होता है ना, काजू की खेती किस मृदा में किया जाता है? लेटराइट मृदा में। कहाँ पे किया जाता है? तो आंध्र प्रदेश और केरल में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, है ना, 13 नंबर 13 पे। चलिए, मरुस्थलीय मृदा क्या होता है? मरुस्थलीय मृदा, है ना, देखिए कि मृदा इस निर्माण होता है कि इस मृदा का निर्माण लंबी शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा, ह्यूमस रहित बलुई मिट्टी को वाले क्षेत्र में हुआ है। और रंग इसका क्या होता है? लाल या हल्का हल्का भूरा होता है। यह मृदा पश्चिमी राजस्थान, कहाँ पे? पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा एवं दक्षिण पंजाब में पाया जाता है। और कमी क्या होता है कि वनस्पति एवं उर्वरक खनिज की कमी होती है। अब बताइए भाई, इसमें मरुस्थलीय मृदा में वनस्पति कैसे उपजेगा? समझ रहे हैं बात, है ना। चलिए, सिंचाई की व्यवस्था कर इसमें कपास, चावल, गेहूं एवं का भी उत्पादन किया जा सकता है। सिंचाई की अगर व्यवस्था कर दिया जाए तो इसमें क्या? कपास, चावल, गेहूं का भी उत्पादन किया जा सकता है ना। इस मृदा में शस्त्रों की कमी पाई जाती है और रासायनिक अपक्षय सीमित होता है। इसमें क्या होता है? रासायनिक अपक्षय क्या होता है? सीमित होता है। चलिए 14 नंबर, पर्वतीय मृदा। अगला क्या है? पर्वतीय मृदा क्या होता है समझिए कि ऐसी मृदा पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में, है ना, पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर्याप्त वर्षा वन पाए जाते हैं। यह मृदा जटिल एवं विविधता वाली होती है। ये जो मृदा है जटिल एवं विविधता वाली होती है ना। कपासी मृदा किसे कहा जाता है? क्वेश्चन है, कपासी मृदा, कमेंट कीजिए, कपासी मृदा किसे कहते हैं, है ना। चलिए जल्दी कमेंट कीजिए। अगला देखिए कि पर्वतीय भागों में प्रायः भू आकृति, वनस्पति एवं जलवायु की दशाओं में पर्याप्त विविधता एवं जटिलता के कारण यह एक ही प्रकार की मृदा नहीं मिलती है। यहाँ एक ही प्रकार की मृदा नहीं मिलती है। यह नदी घाटियों में जलोढ़ मृदा एवं ऊंचे भागों में मोटे कणों वाले अपरिपक्व मृदा के रूप में पाई जाती है ना। फिर अगला है कि हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का अपर्दन हो जाता है। अपर्दन मतलब समझते हैं? एक जगह से कट करके दूसरे जगह स्खलित हो जाना, है ना। और ये अम्लीय एवं ह्यूमस रहित हो जाता है। ठीक है। अगला है कि नदी घाटी के निम्नवर्ती क्षेत्रों में इन विशेषकर इसमें विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों में या मृदा उपजाऊ होते हैं। ये मृदा उपजाऊ होते हैं कहाँ पे? नदी घाटी के निम्नवर्ती क्षेत्रों में, निम्न क्षेत्रों में ये मृदा क्या हो जाते हैं? उपजाऊ हो जाते हैं। ढलानों पर फलों के बागान एवं नदी घाटी में चावल एवं आलू का उत्पादन किया जाता है। इसमें पर्वतीय मृदा में भी आलू का उत्पादन किया जाता है। अगला देखिए, भारत में भू उपयोग का स्वरूप देखते हैं हम लोग। भारत में भू उपयोग का स्वरूप, है ना, एक ही वीडियो में तो एक काम करते हैं आज, है ना, कि ये जो है मृदा तक आज पढ़ा दिए। ठीक है, अगला पढ़ाएंगे हम लोग कहाँ? भारत में भू उपयोग का स्वरूप पढ़ाएंगे, है ना। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगला वीडियो कल आएगा। तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।